हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम वर्ण विचार के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें पहले भाग में हमने वर्णों की परिभाषा, वर्णों का वर्गीकरण आदि के बारे में पढ़ा। आज हम वर्ण विचार का भाग 2 में हम पढ़ेंगे कुछ वर्णों की सामान्य जानकारी, कुछ वर्णों की सामान्य जानकारी जो हमारे लिए कंफ्यूज का कुछ माध्यम बनते हैं, कंफ्यूज होते हैं इन वर्णों को पढ़कर, लेकिन आज हम इनको स्पष्ट करेंगे। ये सबसे जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे प्रमाणिक और विश्वसनीय है। आप इसमें कहीं भी बेहिचक होकर के इनको पढ़िए। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से वर्ण क्या क्या है और इसको किस प्रकार से हम बोलते हैं, किन किन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला जो नियम है झ, भ, ध और ख। अब इनका प्रयोग किस प्रकार से पहले होता था, लेकिन अब इसका प्रयोग किस प्रकार से होने लगा है। पहले झ से झंडा वाला जो वर्ण है उसका प्रयोग इस प्रकार से होता था, लेकिन अब इसका प्रयोग इस रूप में होने लगा है, जो कि सर्वमान्य है और सबसे शुद्ध रूप है। और दूसरी बात, भ का प्रयोग पहले इस प्रकार से होता था, लेकिन अब इसके ऊपर गांठ लगने लगी है और इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करने लगे हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं ध से धनुष वाला, ध का प्रयोग पहले इस प्रकार से होता था, लेकिन अब इसका प्रयोग ऊपर गांठ लगाकर इसका प्रयोग करने लगे हैं। ख में लिखने में भ्रांति होती है कि ख को इस प्रकार से लिखेंगे तो रव की भ्रांति हो जाती है, इसलिए इस ख को ये जो शिरोरेखा, ये जो रेखा है, इसको यहाँ से हम मिलाएंगे, तभी इसका वास्तविक स्वरूप हमें प्राप्त होगा। तो ये जो कमियां हैं ये कब बताई गई थी? ये सबसे पहले जो हिंदी के लिए कमेटी बनी थी 1961 में भारत सरकार की ओर से, उस कमेटी में 1962 में कुछ नियम बनाए थे और उन नियमों को लेकर के 1966 ईस्वी को एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय, उसमें शिक्षा मंत्रालय अलग था, मानव संसाधन मंत्रालय उससे अलग जो विभाग था, तो वहां पर हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1966, जो कि सर्वाधिक उपयुक्त है और सबसे मानक है। तो उसको आधार बना करके इनको यहाँ पर इस प्रकार से इन वर्णों को इस प्रकार से लिखने की सलाह दी गई और यही रूप मानक और मान्य है। 1966 के बाद में इसका परिवर्तित रूप 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें इसी के आगे जोड़ दिया था देवनागरी लिपि। तो 1983 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो इसका नाम था देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1983 में, उसी के आधार पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सबसे मानक पुस्तक मानी जाती है। तो यहाँ इन प्रकार के वर्णों को लिखने में भ्रांति होती थी, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी लाइन यहाँ से इस प्रकार से हो जाए और ये पंक्ति हो जाए तो ये जैसे झंडा भ्रमित करने वाला बन जाता है, तो इसको शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखने लगे। उसी प्रकार से ये भ्रांति इस भ सिर्फ बाद वाले में होती है, यहाँ से सीधी हो जाती है, तो मैं का रूप यहाँ हो जाता है। तो इसको इस भ्रम को दूर करने के लिए इसको यहाँ गांठ बना के लिखने लगे हैं। यही भ्रांति इसी ध में होती थी कि अगर इसको मिला दिया जाए, थोड़ी सी लाइन जल्दबाजी में खींच दे तो यहाँ पर घ की भ्रांति हो जाती है। इसी को दूर करने के लिए यहाँ पर इस ध से धनुष का प्रयोग किया गया और इसको यहाँ से मिलाया गया कि तभी ये शुद्ध रूप सामने आएगा। अब यहाँ बात रहती है, दूसरा जो बिंदु है वो है कुछ वर्ण लिखते समय ऊपर से शिरोरेखा में थोड़ी सी लाइन छोड़ी जाती है। तो वो लाइन कहाँ छोड़ी जाती है? जिस वर्ण पर ऊपर गांठ होती है उस पर ये लाइन छोड़ी जाती है। भ के ऊपर यहाँ से इस प्रकार से ये बीच में थोड़ी सी लाइन छोड़ी जाती है इनके ऊपर। अब हम देखते हैं कि एक तो स और स्र पर लाइन ऊपर नहीं छोड़ी जाती है, क्यों? इसका भी कारण है कि इनमें तो शुद्ध रूप में लिखा गया
तो यहाँ इसके ऊपर पंक्तियां थोड़ी सी लाइन छोड़ी गई, लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये जो स है वह प्राचीन काल से चला आ रहा वही स है, और इसका शुद्ध रूप हम देखते हैं तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर ये डंडा यहाँ पर थोड़ा सा लगा हुआ था, ऊपर केवल गांठ नहीं है, ऊपर थोड़ा सा डंडा, इसका शुद्ध रूप यही है। लेकिन इस प्रकार तो हम लिखने लगे, इस स का ये वास्तविक रूप ये है कि ऊपर थोड़ा सा डंडा खींचा जाता है, इसलिए इसके ऊपर ये जो शिरोरेखा खींचते हैं उस पर लाइन में नहीं छोड़ी जाती है। ये है बिंदु 2। अब हम देखते हैं स्वर स को इस क्यों बोलते हैं। कई ये बार बार हम पढ़ते भी हैं कि इसके अलग अलग प्रकार की ध्वनियां इसमें निकलती है। कैसे? जैसे स्वास्थ्य, स्वागत, स्लेट, लेकिन यहाँ स्कूल, स्पष्ट, लेकिन ये फिर से समान। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि ये इसका कुछ नियम है, ये रण के साथ मतलब, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका अभी तक कोई नियम नहीं है। इसको इस बोलने का कोई नियम नहीं है, अभी तक इसका कोई ऐसा नियम नहीं है, नहीं बना है जिससे कि इस आदेश स को यानी स्वर स को इस बोला जाए। ये तो अपने मुख से अनायास ही निकल जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्वर की मांग रहती है। तो यहाँ पर देखो इसमें स्वर की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि वह स्वर से बनता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये अधिकतर आधा स होता है। यहाँ पर देखो स्वास्थ्य, स्वागत, ये अधिकतर ये और वह के साथ में ही स बोला जाता है। लेकिन हम अधिकतर देखते हैं कि स्कूल है, स्पष्ट है, तो ये इनके क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो स्वरों से होता है। ये र ल व जिनका निर्माण होता है स्वरों से होता है, लेकिन इस स को रहती है, इस स को आदि स को रहती है स्वर की मांग, और स्वर की मांग की पूर्ति नहीं होने से अनायास से हमारे मुख से इस जो ध्वनि निकलती है। लेकिन वास्तव में इसका ऐसा नियम नहीं है कि हम इसको इस बोले। जैसे हम बोलते हैं स्कूल, स्पष्ट है, हाँ, जो हम स्नान बोलते हैं इसको स्नान भी, स्नान तो नहीं बोलते, इसको हम स्नान बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्नान ही है। और इसको ये स्पष्ट ही है, स्कूल ये है, स्कूल नहीं स्कूल। स में अपने आप ही ई की ध्वनि निकलती है, लेकिन हिंदी का ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसको इस बोला जाए अभी तक की जानकारी के अनुसार। अब बात यह है ए औ का प्रयोग। कहीं हम देखते हैं कि ए और औ का प्रयोग आई के रूप में होता है, कहीं ए के रूप में होता है। हम देखते हैं किसी पंक्ति के आगे इस प्रकार का है लिखते हैं, इसको है बोलते हैं, है क्यों नहीं बोलते हैं। और कहीं कहीं जैसे ये और सब लिखते हैं तो इसको और बोलते हैं, और क्यों नहीं बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें जो 1983 में जो ये पुस्तक छपी थी उसके नियमानुसार माना जाता है। 1983 में जो पुस्तक छपी थी उसके अनुसार माना जाता है कि अगर यह से पहले ए आ जाए, यह से पहले ए आ जाए तो ऐ का रूप बनता है। और जैसे भैया, नैया, इस प्रकार से। और अगर वह से पहले औ आ जाए तो फिर औ का रूप बनता है, जैसे कौवा। तो ये इस पुस्तक में नियम बताया गया है कि अगर यह से पहले ए आ जाए तो ऐ का रूप बनना, जैसे भैया, नैया, और वह से पहले औ आ जाए तो ये औ का रूप बनता है। बाकी वर्णों के साथ हम ओ का ही, बाकी शब्दों के साथ हम ओ का ही रूप देखते हैं, उनको ओ के रूप में ही बोलते हैं। ये रही हम चारों बात हमने पढ़ी थी, पहले इसकी जानकारी, फिर ये शिरोरेखा ऊपर पंक्ति किन किन के छोड़ी जाती है, फिर स्वरहीन से को इस क्यों बोलते हैं, और फिर ए और औ का उच्चारण का रूप। अब हम देखते हैं र के रूप। र के अलग अलग रूप हम देखते हैं, कहीं कर्म नीचे, ये र नीचे लग रहा है, कहीं ऊपर लग रहा है, कहीं इस प्रकार से लग रहा है, कहीं ये लग रहा है, तो क्या है ये, इसके बारे में हम देखते हैं।
र के रूप में हम देखते हैं कि जो र नीचे लग रहा है, ये यहां पर लगता है किसी वर्ण की, तो यहां पर नीचे लगने वाला जो र होता है वह पूरा होता है। ये किसी भी वर्ण के अगर नीचे की तरफ कोई भी वर्ण लग रहा है तो हमेशा पूरा होता है, और इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो कर्म है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये जल तुम्बी न्याय सिद्धांत के अनुसार ये जो तुम्बा होता है उसको जल में डुबोएंगे तो ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये र इस र में से अब बाहर निकालेंगे, स्वर विहीन हो जाएगा, तो इसमें भारपन नहीं रहेगा, हल्का हो जाएगा। हल्का होने से ये इसके सिर पर बैठ जाएगा। तो ये जो ऊपर र लग रहा है ये हमेशा आधा र होता है, हलंत के साथ में इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आधा क्या होता है जबकि र पूरा होता है। अब हम देखते हैं राष्ट्र के रूप में कि इसमें तो एक ही लग रहा है, लेकिन इस ट्र में दो कैसे लग रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इस ये र नीचे लगाने के लिए किसी न किसी स्तंभ की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा स्तंभ मिल जाए तो हम इस र को इस प्रकार से लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं मिले तो देखो हम है पर लगाते हैं तो यहाँ पर स्तंभ मिल जाता है। लेकिन अब हम इस प्रकार के वर्णों पर लगाए तो यहाँ पर इसके लिए कोई स्तंभ नहीं है, सिर्फ ऊपर यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा स्तंभ होना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर इस टैग के लिए ऐसा स्तंभ कोई है नहीं, ये केवल प्रयोग होता है ट वाली लाइन में, ट ठ ये ड इस प्रकार की ट वर्ग में इसका प्रयोग होता है। तो ट को पहले हम आधा करने के लिए इसको हलंत लगाएंगे। ये हलंत है, ये इधर वाला जो डेश लग रहा है ये हलंत है, और हलंत लगाने के बाद में इस र को लिखने के लिए ये स्तंभ मिल गया, ये स्तंभ यहाँ पर मिल गया। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी इस शब्द को हम ऐसे लिख सकते हैं, रा आधा से फिर आधा ट फिर र, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस जो ये र नीचे लग रहा है ये पूरा र है, लेकिन इस ट को आधा बनाने के लिए पहले इस प्रकार का हलंत लगाया और इस र को इस हलंत के स्तंभ के साथ में जोड़ दिया। तो ये इस प्रकार से राष्ट्र का रूप होता है। जबकि ये पृथ्वी शब्द है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, ये र का रूप है नहीं, ये तो केवल स्वर की मात्रा री है, ये री है, ये कोई र नहीं है। तो र के तो एक तीन रूप है, लेकिन ये तो केवल री का रूप है, इसको हम पृथ्वी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी नहीं होता, ये पृथ्वी होता है। तो ये इस री का रूप प्रचलित है। अब छठा नियम हिंदी का ये है कि प्रत्येक शब्द पर शिरोरेखा अनिवार्य खींचनी चाहिए। अनिवार्य शिरोरेखा अनिवार्य होने से ये किसी भी प्रकार की शब्द पर जो हिंदी का हो, ये नियम बना था 1966-83 की जो पुस्तकें छपी थी उसके अनुसार मानक हिंदी में शिरोरेखा खींचना अनिवार्य है। सातवां जो नियम है ई की मात्रा का प्रयोग है। संयुक्त वर्णों के साथ में किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, तो देखो अगर ई की मात्रा से पहले अगर किसी वर्ण पर छोटी की मात्रा लग रही हो, उससे पहले कोई स्वर विहीन वर्ण आ जाए, तो देखो ये स्वर विहीन वर्ण है और इसके ऊपर ठ पर, ये ठ पर ई की मात्रा लग रही है, तो ये स्वर विहीन वर्ण को भी साथ में लेकर के इस मात्रा को इसके ऊपर से लेना है। यही शुद्ध रूप माना गया है। जैसे ध है, ध को इस रूप में यहाँ पर इस द को साथ में लेकर के ही इसको हम लिखते हैं, तो ये इसका शुद्ध रूप माना गया है। हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इस प्रकार से नहीं लिख सकते। द का प्रयोग भी हम देखते हैं, द के साथ में इस व का प्रयोग द्वारा हम लिखते हैं, तो ये व है वो पूरा होता है। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ये रूप मान्य किया गया है, प्रचलित है। और बाकी जो हम प्रयोग करते हैं जैसे विद्यालय शब्द है,
इसको लिखते समय कई लोग गलती कर देते हैं कि इसको ध से धनुष वाला मान लेते हैं। ये ध से धनुष वाला नहीं है, ये इस प्रकार से वी आधा द या विद्या, यानी ये जो रूप है आधा द और ये से, इसको मिलाकर के इस रूप को हिंदी में मान्य किया गया है। तो ये रूप आधा द और ये को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये कोई अशुद्ध शब्द नहीं होगा। ये पढ़ा हमने ई की मात्रा का प्रयोग, देवनागरी लिपि के अनुसार ये चीजें हमने पढ़ी थी। वर्ण के भाग 2 में, क्योंकि अभी वर्ण के भेद हमें पढ़ने हैं, तो वर्णों के भेद कौन कौन से हैं इसके लिए पहले इनकी जानकारी जरूरी है। तो और ऐसे वर्ण कई है जिसकी हम सामान्य जानकारी प्राप्त और करेंगे, साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं वर्णों के भेद। वर्ण के मूल रूप से 2 भेद हैं, स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। ये जय का रूप भी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहां पर ये जय का रूप है, ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, लिखने का तरीका है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, स्वर के बारे में शुरुआत में हम पढ़ते भी आए, जानते भी हैं। इस स्वर वे ध्वनियां हैं, वे वर्ण है जिनका प्रयोग मुख से बिना किसी प्रयास के या मुख से उसका उच्चारण करते समय किसी अन्य स्वर की सहायता, अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, वे स्वर हैं। यानी स्वर का प्रयोग करते समय हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। तो इसका प्रयोग और इसके प्रयोग में अंतर है, क्योंकि व्यंजन वे होते हैं जिनका प्रयोग करते समय हम स्वर की सहायता लेते हैं, लेकिन स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका हम किसी अन्य ध्वनि के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। वे ध्वनियां जो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है तथा इनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। वे ध्वनियां जो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है तथा इनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे स्वर हैं। तो स्वर की परिभाषा ये है। स्वर में देखो, स्वर यहाँ इस पर नाम से स्पष्ट है, स्वर यानी अपने आप खुद, जो किसी अन्य की सहायता नहीं होती, अपने आप ही मुख से बाहर निकलती है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? स्वर मूल रूप से 11 माने गए हैं, लेकिन इनकी मात्राएं
स्वर 11 माने गए हैं, लेकिन इसकी मात्राएं कितनी हैं? मात्राएं केवल 10 है। कौन कौन से स्वर हैं हम यहां देखते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कुल मिलाकर के 11 स्वर हैं। लेकिन मात्रा यहाँ अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, री की, ए की, आई की, ओ की और औ की। ये 10 मात्रा यहाँ पर होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो 11 स्वर है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि इस री को हिंदी के इस री के रूप में अपनाया गया है, इसलिए इसको हम शामिल नहीं करते। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि ये स्वर ही इसमें मान्य किया गया है, क्योंकि अधिकतर विद्वान आ और ओ के बीच की ध्वनि, ये आ और ओ के बीच की ध्वनि को स्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि इसका प्रयोग स्वर में हिंदी में नहीं होता है। हाँ, जो 11 स्वर है इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। इंग्लिश के जो अधिकतर ऐसे वर्ण है, ऐसे शब्द है जहां पर इस प्रकार का आ और ओ के बीच की ध्वनि अ, तो इस ध्वनि को हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इन स्वरों में इसका प्रयोग नहीं होता है। अधिकतर इंग्लिश के शब्दों में, अधिकांश लगभग इंग्लिश के शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है। तो ये 11 स्वर होते हैं। अब स्वरों के भी कौन कौन से भेद हैं और उसको किस किस नाम से जाना जाता है, अलग अलग भेदों के अनुसार, मुख की स्थिति के आधार पर, या उच्चारण समय के आधार पर, या जीवा की स्थिति के आधार पर, इन सब की जानकारी हम अगले भाग में प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। YouTube चैनल को आगे और वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। राम राम।